Hello everybody, welcome to the YouTube channel Key of Learning. Today we are going to cover the chapter of Geography of Class 8 DAV, and the name of this chapter is Natural Resources, Land, Soil and Water. Today I will tell you how land, soil and water, these natural resources are affect our lifestyle. हमने फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट आर रॉ ऑफ यूज टू मैनकाइंड। इसका मतलब है कि मैनकाइंड के यूज के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो है रॉ मटेरियल्स, जो कि रिसोर्सेस हैं, जैसे कि बुक्स, पेन्स, फर्नीचर्स, वाटर्स, ऑल आर यूज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द मैनकाइंड टू फुलफिल द पर्पज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दिस रिसोर्सेस में बी नेचुरल और मैन मेड। ये जो भी है नेचुरल रिसोर्सेस है, ये सारे रॉ मटेरियल्स है जिसके हिसाब से हम अपने नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल है, एक मैन मेड है। ओके, मैन मेड जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया रिसोर्सेस है, एंड नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति से दान के हिसाब से मिला है। एंड वी रीड दैट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिसोर्सेस। सो इन सब के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और इस चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया था। अगर इस चैप्टर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को जाकर उस चैप्टर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है लैंड, सॉइल एंड वाटर, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। एर्थ इज ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। पूरी सोलर सिस्टम में एर्थ एक यूनिक प्लानट है, क्योंकि इसमें ही लाइफ है जो किसी और प्लानट में नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट ने मार्स में लाइफ सर्वाइव करने के लिए कोशिश जारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक के लिए एर्थ ही ओनली पॉसिबल प्लानट फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ द फोर स्पेस। ओके, life is possible on the earth because of the four spheres, and these four spheres are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere। तो लिथोस्फेयर का मतलब है लैंड, जिसमें मिट्टी वगैरह होता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, ये गैसेस है जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओके, ये सारे गैसेस है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, जो कि है वाटर, एंड बायोस्फेयर जो जीव जंतु एंड वृक्षलता को समझाता है। क्लियर? Earth's surface is divided into two parts, that is land and water. Land covers about 29% of the total surface area of the earth, and water about 71% of its total surface. सो एर्थ के सरफेस जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है लैंड एंड अनदर इज़ वाटर। एर्थ में 29% लैंड है एंड 71% वाटर है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं लैंड रिसोर्सेस की तरफ। सो लैंड के बारे में हम क्या जानते हैं? लैंड इज़ बेसिकली वेयर वी स्टे, ओके, जहाँ पे हम रह रहे हैं। सो लैंड इज़ द रिसोर्स, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इट कवर्स 30% ऑफ अर्थ सरफेस। तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड हमें नेचर से मिला है। तो चलो लैंड रिसोर्सेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अपॉन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इज बेस्ड इज लैंड। तो एर्थ का सरफेस में लैंड एक सरफेस है, इम्पोर्टेंट सरफेस है, एंड इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके ऊपर पूरी ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटी डिपेंड करता है वो है लैंड। ओके, it is used for growing crops, building houses, constructing roads and railway tracks, establishing industries, grazing animals, mining, etc. In short, almost all human activities related to food, shelter and clothing take place on land। तो फसल उगाने के लिए, ओके, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, पशुओं की चारा के लिए, उनके खाने के लिए
ओके, पशु जो चारण जमी होते हैं उनके लिए। एंड माइनिंग, जो कि खुदाई करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो ह्यूमन बीइंग की सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। क्लियर? ठीक है। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लूज सरफेस मटेरियल कॉल्ड सॉइल। तो लिथोस्फीयर जो है उसमें मिट्टी होती है, सॉइल होती है, और ये लूज सरफेस मटेरियल है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इसमें मतलब जो मिट्टी में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक जो है उसमें होमोस होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिकम्पोज्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज होमस। तो ऑर्गेनिक का मतलब समझ में है, और जिसमें होमोस होते हैं। होमोस का मतलब है जो कि एनिमल एंड प्लांट्स का जो डिकम्पोज्ड और डेड पार्ट्स होते हैं। ओके, and the inorganic component is formed by rock particles and minerals such as lime, iron, etc. तो इनऑर्गेनिक बनता है रॉक पार्टिकल से, मिनरल से, जैसे कि लाइम, आयरन, ये सारे। क्लियर? Soil is formed as a result of the long continued weathering process of rocks. It is also contains water and air which occupy its pore spaces. सो यहाँ पे दिया गया है कि सॉइल कैसे बनता है। ये बहुत ही लंबा एंड लगातार चलने वाला प्रोसेस है। वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स का मतलब जो चट्टान होते हैं, ओके, जो पहाड़े होते हैं, उनका टूट फूट होकर धीरे धीरे ऐसे सॉइल बनना, उसको हम वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। और इस बार बार ऐसे चट्टानों का टूट फूट होने से धीरे धीरे वो मिट्टी बनता है। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। एंड मिट्टी में बहुत सारे ऐसे वाटर एंड एयर होते हैं, और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पोर होते हैं, जो कि पानी एंड हवा को इसमें ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो पोर्स होते हैं वो पानी एंड एयर को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब मिट्टी में पानी एंड एयर एंड पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं। क्लियर? About 90% of the world's population is inhabited in the plain areas of the alluvial soils of the tropical and subtropical areas. पूरी दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है जो है वो प्लेन एरिया में रहते हैं, जो एलुवियल सॉइल से बनी है। एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जो नदियों से बनी हुई मिट्टियाँ होती है, और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया उसमें आता है। क्लियर? These are the areas of the intensive crop cultivation with high yields, and all these areas support dense population. तो इस एलुवियल सॉइल वाले एरिया में फसलें बहुत ज़्यादा होते हैं और अच्छी फसलें होते हैं, और इन एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, ये डेंस पॉपुलेशन एरियाज है। लेकिन In contrast, sparse population is seen in areas of high altitudes, deserts, and equatorial forest regions where slopes are steep, temperature is either too hot or too cold, soils are thin and infertile. ओके, तो अब देखते हैं कम पॉपुलेशन कहाँ होते हैं। ओके, हाई डेंस पॉपुलेशन तो एलुवियल सॉइल के एरिया में होते हैं, हाई पॉपुलेशन रहते हैं। लेकिन कम वाले पॉपुलेशन जो रहते हैं वो इन सारी एरिया में रहते हैं जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स का मतलब जो पहाड़ के ऊंचाई होते हैं, मतलब ऊंचाई वाली जगह, ओके, पहाड़ों पे वहाँ पे कम रहते हैं। डेजर्ट में, ओके, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, मतलब जहाँ पे घने जंगल हो, वेयर स्लोप्स एंड स्टीप्स, जहाँ ढलान की खड़ी हो। दीज आर कॉल्ड द स्लोप्स आर स्टीप, जहाँ पे ढलान खड़ी हो। टेम्परेचर इज इधर टू हॉट और टू कोल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा हो।
सॉयल आर थीन एंड इनफर्टाइल, जहाँ पे सॉयल बहुत ही ज़्यादा पतला हो, एंड अनउपजाऊ होता है। ओके, इनफर्टाइल का मतलब अनउपजाऊ, जो कि खेती उपजाऊ नहीं होता। तो इन्हीं सारी जगह पर पॉपुलेशन कम रहते हैं। ओके, लोग जो है वहाँ पे कम रहने लगते हैं। These areas inhabited by people who are engaged in hunting, gathering, fishing, शिफ्टिंग, एग्रीकल्चर। तो इन सारी जगह पर मतलब जो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स एंड स्लोप आर स्टीप से, एंड जो जगह पर हॉट एंड टू मच कोल्ड होता है, इन सारी जगह पर जो पॉपुलेशन रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो सारे लोग मतलब इस तरह के लोग रहते हैं जो कि हंटिंग करते हैं। ओके, जो कि शिकार करते हैं, गैदरिंग करते हैं। ओके, जंगल से गैदरिंग का मतलब जंगल से लकड़ी ऐसे लाकर घर चलाने वाले जो होते हैं। ओके, फिशिंग करते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब जो अपने जगह चेंज कर करके जंगल साफ करके ऐसे एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब आज इस जगह पर है, आज इस जगह पर जंगल साफ करके एग्रीकल्चर करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद अगली ज़मीन पर ऐसे एग्रीकल्चर करते हैं। तो जो लोग होते हैं वो अपना एग्रीकल्चर को ऐसे चेंज करके, जगह चेंज कर करके एग्रीकल्चर करते हैं, उनको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये सारे लोग इन सारे एरिया पर रहते हैं। ओके, तो इन सारे लोग के लिए ये जगह सर्वाइव करने के, लाइफ सर्वाइव करने के लिए इजी होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही कम पॉपुलेशन रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लैंड यूज की तरफ। ओके, तो हम लैंड के कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। Land is used for various purposes such as cultivation of crops, building of houses, construction of roads and railways, grazing of animals, etc. सो लैंड को हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फसल उगाने के लिए, हाउस बनाने के लिए। तो लैंड के ऊपर ही हम घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स मतलब जो पशुओं के चारा के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं, इन सारे चीज़ों के लिए। दिस इज़ कॉमनली नोन एज लैंड ऑज पैटर्न, और इन सारी बातों के लिए इसको हम लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं। ओके, तो लैंड यूज़ पैटर्न का मतलब होता है लैंड को हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ओके, द परसेंटेज ऑफ लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पजेस वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। लैंड का यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होते हैं। ओके, रीजन को लेकर तो उनका यूज, लैंड का यूज भी अलग अलग होता है। The utilization of land is determined by the continuous interplay of the physical factors such as relief, soil, climatic conditions, mineral resources, etc. and the human factors like density of population and the technological and social requirements of the people. ठीक है, तो हम जो लैंड का यूज़ करते हैं वो उसका फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ की जगह कैसी है, मिट्टी, वो लैंड का मिट्टी जो है वो कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन, जो मौसम का हाल कैसा है। ओके, वहाँ का मिनरल रिसोर्सेस क्या है, क्या क्या मिनरल रिसोर्सेस वहाँ पे पाया जाता है, एंड उस जगह पे ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, मतलब कितने लोग वहाँ पे रहते हैं। ओके, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ द ह्यूमन फैक्ट, एंड वहाँ का टेक्नोलॉजी कितना डेवलप है, और वहाँ की लोग की जो सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब बातों को नज़र रख के लैंड का यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है। द स्टडी ऑफ लैंड use pattern is important for the economic planning of a nation. It helps in assessing shortcoming in the land utilization. अगर हमारे देश की जो इकोनॉमिक प्लानिंग अगर करनी है तो लैंड को हमें सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए
इसको हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में, लैंड के बारे में डिटेल्स स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टडी से हमें ये पता चल जाएगा कि लैंड का जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या ऐसे कमियां रह गई है। ओके, कंट्रीज डिसाइड द लैंड यूज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट गोल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो किसी जगह का किसी लैंड का यूज कैसे करना है ये कंट्री डिसाइड करती है, और ये डिसाइड करने के लिए कंट्री उस जगह का डेवलपमेंट गोल क्या है एंड वहाँ पे क्या नेचुरल रिसोर्सेस है अवेलेबल है उस पर ध्यान देना पड़ता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। मतलब रिसोर्सेस वहाँ पे कितना है, वहाँ पे कितना डेवलप हुआ है, वहाँ पे कितनी नेचुरल रिसोर्सेस का अवेलेबल है, तो उसके ध्यान को रखकर देश मतलब कंट्री उस रिसोर्सेस को यूज़ के बारे में डिसाइड करता है। According to the scientific norms, 33% area of the world should be under the forest to maintain ecological balance. साइंटिफिक नॉर्म के हिसाब से अगर हमें एर्थ पे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखनी है तो 33% फॉरेस्ट होनी चाहिए। ओके, एर्थ में हमारा जो फॉरेस्ट है उसका परसेंटेज 33 होनी चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट ओनली 30.7% जो कि 2016 में रिकॉर्ड किया गया एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो इस समय 33% से कम है, मतलब 30.7% एरिया ही इस पृथ्वी में जंगल के हिसाब से है। मतलब 30.7% हमारे पृथ्वी में जंगल एरिया है। तो साइंटिफिक नॉर्म से हिसाब से हमें तो ये जो जंगल की एरिया है उसका जो बैलेंस है, बैलेंस बनाए रखने के लिए 33% होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 33% से कम होता है तो ऐसे ही बहुत सारे गड़बड़ हो जाएंगे अर्थ में, जैसे कि अब तक हो रहा है। जैसे कि 3% कम हो गया है, 30.7% हो गया है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिस्ग्रेसेस होते हैं। ओके, तो आउट ऑफ दिस 93% ऑफ द फॉरेस्ट्स आर नेचुरली ऑकरिंग व्हाइल द अदर 7% आर मैन मेड। जो ये 30% का फॉरेस्ट रह गया है उसमें से 93% फॉरेस्ट जो ऐसे नेचुरली बना है। ओके, एंड 7% जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए ये जो फॉरेस्ट्स हमारे पृथ्वी से कम हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। द एर्थ्स फॉरेस्ट कवर इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सम कंट्रीज हैविंग मोस्ट ऑफ देयर लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट व्हाइल अदर्स हैव ओनली लिमिटेड फॉरेस्ट कवर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक इनिशिएटिव टू कंजर्व फॉरेस्ट्स बाय डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशन एंड एनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन। तो हमने यहाँ पे देखा जो एर्थ में जो फॉरेस्ट होता है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसे ही एर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कहीं पे किस कंट्री में ज़्यादा फॉरेस्ट है और कहीं कहीं पे कम फॉरेस्ट है। ओके, ऐसे लिमिटेड मात्रा में फॉरेस्ट है और कहीं पे ज़्यादा ऐसे फॉरेस्ट होते हैं किसी कंट्री में, तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये जो जंगल कमी हो रही है, जंगल को बचाने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को डिस्करेज करना पड़ेगा एंड एफॉरेस्टेशन को एनकरेज करना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो जंगल कटवा जाता है, जंगल नष्ट किया जाता है, उनको रोकना पड़ेगा। एंड एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ऐसे जो डिफॉरेस्टेशन को हमें डिस्करेज करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, जंगल जो नष्ट हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। एंड एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, उसको एनकरेज करना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन का मतलब जंगल बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ऐसे जंगल पेड़ पौधे लगाना, जंगल लगाना, उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं, उसको एनकरेज करना पड़ेगा ताकि जो ये जो फॉरेस्ट की जो परसेंटेज कमी हो रही है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे।
ठीक है, तो देखते हैं। डू यू नो, देखो सूरीनेम जो कि साउथ अमेरिका का एक जगह है द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होने वाला जगह जो है वो है सूरीनेम। ये साउथ अमेरिका का एक जगह है। इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो इंडिया जो है मैक्सिमम एरेबल लैंड है, जहाँ पे अधिकतर एरेबल लैंड है। तो एरेबल लैंड का मतलब होता है जहाँ पे फसलें लगाया जाता है। ओके, फसल लगाने वाले जगह होते हैं। तो इंडिया नंबर 1 में है, और उसके बाद सेकंड में है यूनाइटेड स्टेट एंड थर्ड में है चाइना। द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन एर्थ इज़ लिमिटेड। एर्थ में जो लैंड की जो मात्रा है वो लिमिटेड मात्रा में है। आपको पता है 30% लैंड है एंड 70% वाटर है। ओके, तो ये लैंड की मात्रा बहुत ही कम है, बहुत ही कम अवेलेबल है। देयर इज कन्फ्लिक्ट ओवर द एसेस एंड राइट्स ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है, क्या जो लैंड है, ओके, दिस नेचुरल रिसोर्स मतलब जो लैंड नेचुरल रिसोर्स है उसकी राइट के लिए, उसको पाने के लिए, उसको एसेस करने के लिए अभी विवाद चल रहा है। ओके, कन्फ्लिक्ट ओवर चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन टफ कंपटीशन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स ओवर यूज ऑफ लैंड। तो जो एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर के बीच में ऐसे बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है इस रिसोर्स को लेकर। मतलब जो पहले ज़मीन होते थे, लैंड होते थे, वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर हुआ करता था। अब वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उसी ज़मीन पर, उसी जगह पर फैक्ट्रियाँ बन रही है, इंडस्ट्री बन रहा है, कॉलोनियल बनाया जा रहा है, रोड्स वगैरह बनाया जा रहा है। तो ऐसे एग्रीकल्चर एंड ये जो अभी हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए मैन मेड जो रिसोर्सेस बनाया जा रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है। ओके, मोर ओवर लैंड ऑल्सो सफर्स फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम सच एज सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इसी वजह से लैंड जो है बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सफ़र फेस कर रहा है। और जैसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब सॉइल का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, धीरे धीरे पानी में से सॉइल बह जाना। ओके, एक जगह पर जाकर अदर जगह पर टिक जाना, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ओके, डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब मिट्टी में जो अच्छा या गुण होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। एंड डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगल का नष्ट होना, फॉरेस्ट का नष्ट होना। तो ये सारे प्रॉब्लम लैंड फेस कर रहा है। इट इज़ क्रूशियल टू रेड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड एंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। तो हमें ये बहुत ही क्रूशियल है, हमें लैंड डिग्रेडेशन जो है उसको रेड्यूस करना पड़ेगा और लैंड का अच्छे से अच्छा यूज करना पड़ेगा, जैसे कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भलाई हो, बेनिफिट्स हो। Land management is a holistic approach for achieving productive and balanced ecosystem by integrating socio-economic needs of the people। तो लैंड मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है, और उसको पाने के लिए हमारे जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखना पड़ेगा। प्रोडक्टिव एंड बैलेंस बनाने के लिए हमारे जो सोशल एंड इकोनॉमिक्स जो है पीपल के, उसको ध्यान में रखकर, सोशल एंड इकोनॉमिक्स के नीड को ध्यान में रखकर इकोसिस्टम जो है उसको बैलेंस रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द लैंड मैनेजमेंट। ओके, एंड इट इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच। सो ये था लैंड रिसोर्सेस। आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का ये एजुकेशन चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड फॉर द न्यू नोटिफिकेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।